हमारी कंट्री में कितनी अवेयरनेस है आईवीएफ को लेके? मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही आ गई है। ज़्यादा आ गई है या सीरियसली? लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा कि ये करना चाहिए, आप क्योंकि आप इसको कैसे देखती हैं? रिलीजियस ग्रुप्स ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। ओके। हाँ, क्योंकि हम डोनर स्पर्म डोनर एग नहीं यूज़ कर रहे, हम हस्बैंड और वाइफ का कर रहे ही हैं। स्पर्म और एग यूज़ कर रहे हैं ना। स्पेशली पाकिस्तान में आपके पास यही प्रोसीजर हो रहा होता है। जी, कितना कॉस्टली है ये? वेरी कॉस्टली। तो आईवीएफ क्या हमेशा कामयाब हो जाता है या कभी नहीं भी होता? ये तुमने बड़ा ही चुभता हुआ देखो, लोग बेचारे अपनी भैंसें बेच के आते हैं, ज़मीनें बेच के आते हैं, तो उसके अंदर जब हम उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं और उनको पहले पढ़ के सुनाते हैं सब कुछ, फिर सिग्नेचर कराते हैं। ओके। और उसमें एक फ्रेज ये है कि 25% चांस है कि आपकी मिसेज टेक होम बेबी रेट या पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। ओके। इवन हमारे ड्रामा फिल्म भी ऐसी बन चुकी हैं जो हम मानते ही नहीं है कि मेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, वो टेस्ट कराना उनका इतना मुश्किल है। अब वैसे काफी रिकग्निशन आ गई, अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं कि वो टेस्ट करा के हमसे अकेले मिलना चाहते हैं। कि अगर खातून का ऐसा कोई मसला हो तो मेल्स जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। खवातीन ज्यादातर कोशिश करती हैं, ज्यादातर उसी मर्द के साथ रहती हैं और मर्द उसी वक्त दूसरी बीवी ले आता है। इनफर्टिलिटी वैसे ही बढ़ चुकी है, अबॉर्शंस हो रहे हैं जी। और हर दूसरे बंदे को यही वाला मसला है। इसमें कजन मैरिज का रोल है या वैसे ही कुछ डाइट हमारी नहीं ऐसी बेटे, है? इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेल को हम कभी कभी चेक करते थे और हमारे पास 10% मेल इनफर्टिलिटी और 90% फीमेल। अब है 55 मेल एंड 45 Really? फीमेल। यस Makeup really? यस, So makeup is a cause of infertility? कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। Really? यस, It's a news for me. अच्छा, हम यूएस बड़े लाइक खुश हो के बाहर से चीज़ें मंगवा लेते हैं कि जो मेकअप है ये इम्पोर्टेड है तो ये अच्छा ही होगा, तो उसमें भी वो नहीं। चीज़ें हैं जो कि यहाँ हमें आम लोकल मेकअप में मिलती हैं। बिल्कुल तो मेकअप से आप क्या कहती हैं, फिर अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोई डाइट भी आप लोगों को एडवाइस करती हैं, जैसे आप जो हम कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, इनफर्टिलिटी है, तो कोई डाइट का भी होता है इसके अंदर? बेटे, ये जो ब्राउन ब्रेड का शोशा छोड़ा हुआ है ना, वो छोड़ दें प्लीज। ब्रेड तो वैसे ही वाइट फ्लावर की होती है। ब्राउन ब्रेड का एक फ्रॉड है, उसके अंदर सिर्फ ब्राउन कलर डाला होता है। कोई भी बेकरी की चीज जो आपने घर में नहीं बनाई, दे ऑल हैव केमिकल्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज हमारा पॉडकास्ट आईवीएफ यानी कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के हवाले से है कि ये है क्या, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम हलाल कह सकते हैं या हराम कह सकते हैं, किसको करवाना चाहिए किसको नहीं करवाना चाहिए, मिथ्स क्या हैं इससे रिलेटेड। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट मिस समीना हक, हु इज सर्विंग एज अ मेडिकल डायरेक्टर एट फ्रेंड्स आईवीएफ इक्सी सेंटर। सो इनसे हम पूछेंगे आईवीएफ के हवाले से मिथ्स, ये कैसे करवाई जाती है, ये प्रोसीजर क्या है और किसको करवाना चाहिए। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जवेरिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम सबसे पहले तो, और बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के, और आई एम श्योर कि बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें आईवीएफ से रिलेटेड लोगों तक पहुँच सकती हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। तो मैम, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि बेसिकली आसान अल्फाज में हम आईवीएफ को कैसे लोगों को समझा सकते हैं कि ये है क्या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं माजरत खा हूँ, रात तक गला बिल्कुल ठीक था, सुबह को कोई वायरस मेरे गले में चला गया है, बट आई विल मैनेज कि मैं आपको बात समझा इट्स ओके, सकूं। इट्स ओके, एंड थैंक यू सो मच, आप इस कंडीशन में भी हमारे पास हाँ, अच्छी थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर। मिथ्स बहुत हैं आईवीएफ के बारे में, और मिथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको एक गलत नाम दिया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी। और गांव के लोग हमारे पास अक्सर आते हैं और कहते हैं कि जी मेरे मियाँ के जरासीम नहीं है, तो वो जो अमेरिका से ट्यूब आती है वो हमारे अंदर रख दें। तो ये समझते हैं कि कोई ट्यूब है जिसमें बच्चे का बीज है और वो अमेरिका भेजता है, और हमने सिर्फ वो चंद लाख रुपए लेके और उसको पेशेंट के यूट्रस में रख देना। तो ये तो एक बहुत बड़ी मिथ है ना। और सेकेंडली, बहुत से लोगों को ये शक होता है कि कहीं किसी और के जरासीम तो नहीं डाल दिए जाते, या किसी और के एग्स तो नहीं होते। देखें, आईवीएफ और इक्सी जिन लोगों के सेंटर्स हैं, जैसे कि मैं लाहौर में फ्रेंड्स आईवीएफ एंड इक्सी सेंटर में काम करती हूँ, उसकी मेडिकल डायरेक्टर हूँ, और ये सेंटर एक और ब्रांच फैसलाबाद में भी है। तो ये तो हमारा ब्रेड एंड बटर है ना। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते
जो इसको डिसफेम में डाले, आपकी रेपुटेशन पे बात है। रेपुटेशन पे चली जाए। और फिर एज अ मुस्लिम हमें तो फिर अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा अल्लाह सुब्हान ताला के सामने। Exactly. तो इसलिए चांस ऐसा नहीं है। और फिर कुछ मुल्कों में ये होता है, जैसे इंडिया में और यूरोप, अमेरिका, इस तरह डोनर स्पर्म्स और डोनर एग्स होते हैं। Okay. लेकिन इस्लाम हमें इजाजत नहीं नहीं देता। डोनर एग और डोनर स्पर्म की। जी, इजीली अगर एक आम इंसान को समझाना हो कि आईवीएफ है क्या, ताकि हाँ, जो उनकी जो मिथ्स हैं, जो भी उनके जहन में मिसकंसेप्शंस हैं, वो निकल जाए कि आईवीएफ क्या होती है और कैसे करते हैं। बिल्कुल। अब ये तो सभी को पता होगा कि बच्ची में एग्स होते हैं Yeah. और लड़के में स्पर्म्स होते हैं। तो अगर 20 मिलियन से स्पर्म काउंट कम है Okay. या 15 से भी कम है, हम्म। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का चांस जो है वो बहुत कम होता है। Okay. तो नॉर्मल स्पर्म काउंट 15 to 20 मिलियन से स्टार्ट होता है। Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 1 to 2 मिलियन है हम्म। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, हालांकि Okay. वो मिलियंस में है। हम्म। और अगर 20 मिलियन में अगर 10% एक्टिव हैं तब भी नहीं हो सकता, Okay. क्योंकि हमें कोई 60% एक्टिव चाहिए, Okay. तभी वो अंडे के तक स्विम करके जा सकते हैं, तभी कंसीव किया जा सकता तभी कंसीव हो सकता है। Okay. तो अगर किसी के स्पर्म एग में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उनके टेल डिफेक्ट्स हैं या हेड डिफेक्ट्स हैं। जो स्पर्म है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक एंड टेल। Okay. तो अगर इन तीनों पार्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कंसेप्शन नहीं हो सकती। Okay. या अगर बच्ची के एग्स के बाहर बड़ा थिक शेल है, आप हैरान होंगे कि जो ह्यूमन एग है, मुर्गी का तो इतना बड़ा अंडा होता है, ह्यूमन एग एक नुक्ते के बराबर होता है। Really? या Okay. और उसका शेल हम सिर्फ माइक्रोस्कोप, बहुत हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो अगर ह्यूमन एग के बाहर शेल बहुत थिक है, स्पर्म अगर नॉर्मल भी हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है, पहले हम जब स्टूडेंट थे, जब ICSI IVF नहीं था, तो हम कहते थे इनफर्टिलिटी ऑफ अननोन ओरिजिन। Okay. हमें पता ही नहीं होता था कि किस वजह से हो रहा है। अब जब माइक्रोस्कोपिकली उनको देखा तो हमें पता लगा कि मेल के स्पर्म ठीक हैं, लेकिन वो इतना थिक जोना है, इतना थिक शेल है कि वो नॉर्मल स्पर्म भी उसमें पेनिट्रेट नहीं कर रहे। Okay. उसके लिए फिर ये ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इनोकुलेशन का तरीका इजाद हुआ, Okay. जिसमें एक वेरी माइक्रो नीडल में हम स्पर्म को फिल करते हैं Okay. और फिर हम पियर्स करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मोटा थिक जो उसका शेल होता है, उसमें से पियर्स करके हम स्पर्म को अंदर छोड़ के आते हैं। Okay. So basically इसको IVF कहते हैं। इसको या in IVF vitro कहते हैं। जब हम fertilization। इम्प्रेग्नेट कर लेते हैं तो फिर हम एक ऐसी मशीन में रखते हैं जो माँ के पेट का माहौल रेप्लिकेट करता है। Okay. Incubator टाइप जो होता है। इंक्यूबेटर, Okay. बट इट इज़ अ वेरी स्पेशल इंक्यूबेटर, Okay. क्योंकि उसमें गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है। Okay. ह्यूमिडिटी कितनी जानी है उसमें, उसमें टेम्परेचर कितना। अगर उस इंक्यूबेटर का टेम्परेचर आप 30 सेकंड्स के लिए 37 से 35 पे ले आए तो यू विल नॉट हैव रिजल्ट्स। Okay. So you lose the। या Okay. इतना सारा। और फिर एग्स को लाइट नहीं पसंद, हमने लैब में तकरीबन अंधेरा किया होता है। Okay. शोर नहीं पसंद, जैसे कि माँ के पेट के अंदर ना शोर होता है ना लाइट होती है, तो हम उसी तरह रेप्लिकेट करते हैं अपनी लैब को। तो हम सेम एनवायरनमेंट दे सकते हैं दे आर्टिफिशियली। सकते हैं। या फिर वो बीच में 3rd or 5th डे पे वी टेक आउट दिस दैट डिश और हम उसमें देखते हैं कि वो बीज बना है कि नहीं। Okay. जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, जिसको उर्दू हम बीज कहते हैं, तो देन वी पुट इट इन द यूट्रस ऑफ द गर्ल Okay. अगेन, नॉट इन द ओवरी, इन द यूट्रस, Okay. नीचे से। Okay. और फिर हम वेट करते हैं एज नॉर्मल, और डिलीवरी फिर वो नॉर्मल सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी की तरह होती है। Okay. So इसमें टाइम भी उतना ही लगता है जितना उतना ही। नॉर्मली लगता है। ये सिर्फ फर्क है
मेथड ऑफ कंसेप्शन। ओके। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी, वो 9 माह जैसे एक नॉर्मल बच्चा पलता है पेट में उसी तरह पलेगा। ओके, तो यानी कि अगर मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी कोई इशू है तो इस आईवीएफ के जरिए हम एग्जैक्टली। कंसीव करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री में कितनी अवेयरनेस है आईवीएफ को लेके? मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही आ गई है। ज़्यादा आ गई है या सीरियसली? बहुत से लोग, क्योंकि देखें मेरा एक आईवीएफ सेंटर है, लेकिन मेरे पास लोग 2 या 3 साल बेबी नहीं होता तो दे कम एंड से कि जी हम थक गए हैं डॉक्टर के पास जा जाके, हमारा आईवीएफ कर दें। ठीक है, तो मैं एक्सप्लोर करती हूँ अदर पॉसिबिलिटीज। ओके। मुझे कोई भी और पॉसिबिलिटी नजर आती है, जैसे इफ द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड मैं उनको खोल देती हूँ। ओके। अगर ओवरी पे एक थिक लेयर चढ़ी हुई है हम उसका इलाज करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हैं। स्पर्म काउंट अगर कम है, लेकिन इतना है कि आईयूआई हो सकता है। आईयूआई एक सस्ता तरीका भी है और वो नॉन इन्वेजिव भी है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि अगर 20 मिलियन काउंट है और एक्टिव जो हैं वो 60 नहीं हैं, वो लाइक 20 हैं, 25% हैं, तो हम मुख्तलिफ ट्यूब्स लगाते हैं। ओके। और उसके अंदर हम सैंपल उसका सबसे नीचे डालते हैं, ऊपर एक स्पेशल फ्लूइड होता है, तो वो जो एक्टिव स्पर्म्स हैं वो स्विम करके ऊपर आ जाते हैं। ओके। सो वी एस्पिरेट द अपर फिल्टर पार्ट, आउट कर लेते हैं आप एक्टिव वाले, राइट? अपर पार्ट को हम लेके सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, ओके। तो वो एक्टिव स्पर्म्स नीचे बैठ जाते हैं। सो वी गेट about 5 to 6 drops of the fluid which contains the best sperms in that sample. Okay. So if you correct the disability in the girl, उसकी ट्यूब्स खोल दें, उसकी ओवरी ओवुलेट करने लग पड़े, यूट्रस में अगर कोई ट्यूमर है या ओवरी में अगर कोई सिस्ट है उसका प्रॉपरली इलाज कर लें, और उसके बाद हम आईयूआई ट्राई कर लें। कुछ थोड़ी सी मेडिसिन भी कभी इफेक्ट कर जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मेल इनफर्टिलिटी में मेडिसिन का ज़्यादा रोल नहीं है। ओके। तो इस तरह करके हम आखिरी अपॉर्चुनिटी अदर देन आईवीएफ हम एक्सप्लोर करते हैं। ओके। तो मेरे ख्याल में ये जो सोशल मीडिया से और कुछ सेंटर्स भी दे डोंट एक्सप्लोर, वो करेक्टिव सर्जरी नहीं करेंगे और कुछ नहीं, सीधा सीधा उनको आईवीएफ का मशवरा देंगे, विच आई थिंक इज नॉट एथिकल। व्हाई डू यू थिंक कि आईवीएफ आपकी लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, पहले बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करके फिर हम आईवीएफ की तरफ आएं? क्योंकि शायद ये कॉस्टली है या फिर ये टाइम टेकिंग है कुछ? देखें, यस इट इज इमोशनली ड्रेनिंग, इट इज फाइनेंशियली ड्रेनिंग, इट इज फिजिकली ड्रेनिंग। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह वो ड्रेन होते हैं हर तरह से। लेकिन हमारे सेंटर पे व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन, जैसे कि 2 मिलियन काउंट है, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ट्यूब्स टोटली डिस्ट्रॉयड है, वो एग पिक ही नहीं कर सकती, या एग्स इतने थोड़े हैं कि हम उनको हाइपर स्टिमुलेट हाईएस्ट डोज देके तो हमें ओवरी में बहुत थोड़े एग्स मिल रहे हैं। जैसे सारी ऑप्शंस करके पीरों फकीरों के पास से होके जब पेशेंट हमारे पास आईवीएफ के लिए आता है तो वो 38-40 इयर्स की हो चुकी होती है। Oh my God. फिर एग की क्वालिटी भी खराब होती है। सो दीज आर द पेशेंट जिनके ऊपर फिर हम वक्त जाया नहीं करते, तो आप डायरेक्टली हम फिर उनको कहते हैं कि वील ट्राई आईवीएफ ओनली। इन केस कोई यंग है तो आप बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो एक्सेप्टेंस कितनी है आईवीएफ को लेके आप पास कपल्स? आपने कहा कि अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है, तो क्या उनकी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है या वो इस चीज़ को छुपाते हैं कि हमने कोई ऐसा प्रोसीजर लिया है? बेटा, जब ये नया नया आईवीएफ आया था ना पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल था लोगों को। दैट वाज वे बैक, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई 20-25 इयर्स बैक आया था। ओके। तो उस वक्त थोड़ा सा लोगों में थोड़ी थी इसमें रेजर्वेशंस, बट नॉट नाउ। ओके। अब मेरा ख्याल है 5% कुछ रेजर्वेशंस होंगी, बाकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। शुरू के दिनों में लोग बताते भी नहीं थे कि ये जी हमारा बच्चा आईवीएफ से कंसीव हुआ है। Exactly. लेकिन अब तो दे जस्ट टेल एवरीवन ओपन है सब कुछ कि हमने कोई प्रोसीजर लिया था उसके बाद। आईवीएफ करवाया लेकिन है। बिग सिटीज़ में ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि जो स्मॉलर सिटीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं अभी भी पहुँची। बेटे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि सोशल मीडिया ने अब हर चीज़
सब तक इतनी पहुंचा दिए। डिसएमिनेट कर दी है कि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एक्चुअली, बट दे हियर के देयर इज अ मेथड जिसमें बेबी हो जाता है। ओके, तो उनको ये पता है कि एक मेथड है, हमने डॉक्टर के पास हाँ, जाना है। मैंने आपको बताया ना, कहते हैं जी ट्यूब रख दें जिसमें बच्चा होता है, ताकि वो थोड़ा बहुत उनको है आइडिया, हाँ, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता। नो ये भी आते हैं लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा कि ये करना चाहिए अब, क्योंकि आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस इस तरह की चीज़ों की नहीं है। स्टिल कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो कि इसके खिलाफ भी बोलते हैं कि शायद ये उस तरह से ठीक नहीं है। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि लोग ये आपसे क्वेश्चन करते हैं आके? नहीं बेटे, रिलीजियस ग्रुप्स ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। ओके, हाँ, क्योंकि हम डोनर स्पर्म डोनर एग नहीं यूज कर रहे, हम हस्बैंड और वाइफ का ही स्पर्म और एग यूज कर रहे हैं ना, तो दे डोंट मतलब अपोज अस। डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, उन्होंने भी कई दफ़ा इस पे लेक्चर्स दिए हैं कि इफ इट इज हस्बैंड स्पर्म एंड एग ऑफ द वाइफ, there is no it is allowed in Islam. It is allowed. So जी, basically हमारे जो स्पेशली पाकिस्तान में आपके पास यही प्रोसीजर हो रहा होता है। जी, कितना कॉस्टली है ये? वेरी वेरी कॉस्टली। फिर भी एक रेंज, हाउ मच? आई मीन देखो, जो एरिया ऐसा है कि अगर मेल फैक्टर है, फॉर एग्जांपल शादी हुई है, बच्ची 22 साल की है और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस किया गया है और उसमें 1 मिलियन स्पर्म है, ओके, ठीक है। अब बच्ची के तो हमें बड़े अच्छे फ्रेश एग्स मिल रहे हैं ना, और हम उसको लोएस्ट डोज ऑफ स्टिमुलेशन देते हैं। बेसिकली टीके बहुत महंगे हैं ओवरी में से एग निकालने वाले। तो जब एक यंग बच्ची होती है, उसकी ओवरी बहुत जल्दी हमारा कहना मानती है, स्पिल करती है एग्स। तो हम 50 IUB देंगे अगर FSH का, तो वी विल गेट अ लॉट ऑफ एग्स, 15 इधर 15 उधर, दोनों ओवरीज में। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, शायद ओवरी सेल्फिश हो जाती है, जब उसके पास एग्स थोड़े रह जाते हैं ना, वो पकड़ के बैठ जाती है, नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव, आई एम लेफ्ट विद लिटिल, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव दीज एग्स। तो हमें फिर 50 की बजाय हमें 450 से 600 IU उसको डेली लगाना पड़ता है। तो दीज इंजेक्शंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि जो अफोर्ड कर सकता है वही प्रोसीजर ले सकता है। बस हम फिर अदर ऑप्शंस देखते हैं। मैंने अब अपने ट्यूटोरियल्स हैं, सर्जिकल ट्यूटोरियल, बिकॉज आई एम अ लेप्रोस्कोपिक एंड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन ऑल्सो। तो मैं लोगों को सिखाना ये चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो यूरोप की हैं, अमेरिका की हैं, उनके अंदर वो कहते हैं कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, ट्यूबों में हमल हो जाए और वो फट जाए, तो निकाल दें ट्यूब और IVF कर दें। मैं उनको ये सिखाना चाहती हूँ कि एट द टाइम ऑफ सर्जरी ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी, आप उसी वक्त प्लास्टिक रिपेयर करें ट्यूब की। ट्यूब निकाल देना और उसी वक्त प्लास्टिक रिपेयर करने में फ़र्क है। या सिर्फ आप ट्यूब बचा लें और सिर्फ प्रेगनेंसी निकाल दें उस हिस्से में और उस हिस्से को इंटैक्ट रहने दें, वो भी गलत है, क्योंकि वो ओवम जो है वो फिर उधर ही फंसेगा जो आपने डिफेक्टिव पार्ट ट्यूब का छोड़ दिया है। ठीक है ना। तो मैं इनको ट्यूटोरियल्स बना रही हूँ, अब वो बहुत जल्दी यूट्यूब पे आ जाएंगे, कि मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम सबको IVF नहीं दे सकते। तो एज गायनेकोलॉजिकल सर्जन्स, द गर्ल्स, द बॉयज़, कुछ हमारे मेल गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, आई वॉन्ट टू टेल द कमिंग जनरेशन कि ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और टेस्ट ट्यूब की जो ट्यूब की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस से होती है। तो अगर एक ट्यूब आपके सामने आई है, उसमें इंटैक्ट प्रेगनेंसी है या वो फट भी चुकी है, तो आप उधर ही क्लैंप लगा के उसी वक्त उसकी प्लास्टिक रिपेयर करें और वो डिफेक्टिव पार्ट को निकाल दें। लेप्रोस्कोपी के थ्रू लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी हो सकती है। अगर आपके पास लेप्रोस्कोप नहीं है और आप लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी के माहिर भी नहीं हैं, ओपन द पेशेंट अप and do an open surgery and do a
प्लास्टिक रिपेयर ऑफ द ट्यूब। ओके, सो लोगों की आसानी के लिए लेप्रोस्कोपी बेसिकली ये होती है कि आप इंटरनली बॉडी के अंदर कैमरा भी इंसर्ट करते हैं और इंटरनली ही सर्जरी हो जाती है, राइट? जी बिल्कुल, यानी कि आपको कट लगाने की सर्जरी वैसे ज़रूरत नहीं होती। छोटा सा कट तो देना पड़ता है ओके। इन द अम्बिलिकस, आपके बेली बटन में 1/2 सेंटीमीटर का कट देके, क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया दिए बगैर आप डिस्टेंड नहीं कर सकते ना एब्डोमेन। आप गैस से एब्डोमेन डिस्टेंड करते हैं, विजन सही होती है, इंटेस्टाइन पीछे को चली जाती हैं, और फिर आपके पास एक एम्प्टी स्पेस होता है सर्जरी करने के लिए। तो एक छोटा सा इंसिजन तो देना पड़ता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे हम सर्जरी प्रॉपर वाली करवाते हैं। हाँ नहीं, ये उसी दिन पेशेंट घर जा सकती है। और लेप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब ये है कि नीचे से आप कैमरा डालें इनटू द यूट्रस विदाउट एनी इंसिजन, वो तो आप यूट्रस के माउथ से अंदर जा सकते हैं। और हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जो मल्टीपल अर्ली अबॉर्शंस, और उनको देखा कि उनका हार्ट शेप्ड यूट्रस है, दिल की तरह का है, या टोटली 2 यूट्रस हैं। तो फिर नीचे से हिस्ट्रोस्कोपिकली आई कैन एक्साइज द सेप्टम नीचे से विदाउट एनी, ऊपर कोई इंसिजन नहीं है, और नीचे से सारी सर्जरी नीचे से हो जाती है। ओके, सो इट्स इजियर, इट्स वेरी इफेक्टिव, क्योंकि पहले जमाने में ये होता था कि ऊपर से जाते थे, यूट्रस खोलते थे, फिर सेप्टम काटते थे, यूट्रस स्टिच करते थे, एब्डोमेन की लेयर स्टिच करते थे। अब ये है कि आई डू एवरी डे। हम हम्म। बहुत से केसेस हैं, मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं, और जब मैं लेक्चर्स दूंगी तो मैं उसके अंदर, अभी सरगोदा से एक मेरी टीचर ही थी डॉक्टर फातिमा, उन्होंने पेशेंट भेजी कि समीना 6 अबॉर्शंस हो चुकी हैं, तो शी डज नॉट हैव एन अलाइव इशू। तो मेरे पास उसका इंटरव्यू भी है, अब वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो उसको मैंने देखा, तो उसके तो 2 वजाइनास, 2 सर्विक्स, 2 माउथ, 2 यूट्रस, मैंने फिर नीचे से एक्सिजन शुरू की, और नाउ शी इज प्रेग्नेंट विद हर सेकंड चाइल्ड, एक बेटा उसका हो गया। फिर यहाँ लाहौर की एक नर्स है, समीना ही उनका नाम है, तो उनके तो हस्बैंड को मैंने थिएटर में खड़ा करके मैंने कहा, और देखो तुम सर्जरी, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि शी हैज 3 बॉयज नाउ, माशाल्लाह। तो ये हम अदर ऑप्शंस को जरूर ट्राई करते हैं। इन माय सेंटर we don't jump on to IVF and ICSI। हम फौरन नहीं ऑफर करते कि आइए आपका टेस्ट ट्यूब बेबी कर दें। वी सर्च अदर ऑप्शंस। मैं उनको कहती हूँ स्लो डाउन, अभी आपके पास अगर वो 35 से ऊपर है तो एग्स की क्वालिटी खराब हो रही है, फिर तो वी डोंट वेट। मगर अगर मेल फैक्टर है और वो 22, 25, 30 से नीचे है, तो वी एक्सप्लोर अदर पॉसिबिलिटीज। तो आईवीएफ क्या हमेशा कामयाब हो जाता है या कभी नहीं भी होता? ये तुमने बड़ा ही चुभता हुआ देखो, लोग बेचारे अपनी भैंसें बेच के आते हैं, जमीनें बेच के आते हैं, जेवर बेच के आते हैं, और जब हम एक बहुत लीगल पेपर साइन कराते हैं उनसे। अच्छा। अंगूठे लगवाते हैं विटनेस के सामने। और क्योंकि इट्स अ बिग अंडरटेकिंग, हम उनसे 8-10 लाख जब रुपए, ज्यादा उम्र की बच्ची को ज्यादा टीके लगते हैं, तो उसके अंदर जब हम उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं और उनको पहले पढ़ के सुनाते हैं सब कुछ, फिर सिग्नेचर कराते हैं, और उसमें एक फ्रेज ये है कि 25% चांस है, 25 to 30% चांस है कि आपकी मिसेज टेक होम बेबी रेट या पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। 30%? यस। तो 70 से 75% चांस है कि आपके पैसे जाया हो जाएंगे। माय गॉड। तो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाते हैं साइन करने से तो फिर सोचते हैं, लेकिन फिर वो ओवरकम हो जाती है ना, डिजायर फॉर अ चाइल्ड। एग्जैक्टली। सो दे, और हम उनको एक एक चीज खोल के बताते हैं। हम अगर हमें लग रहा हो कि इसका 50% चांस है प्रेगनेंसी का, तो हम 30 ही बताते हैं, ताकि एक्सेप्टेंस जरा इजी हो जाए व्हेन इट फेल्स, बिकॉज दिस जर्नी इज इमोशनली ड्रेनिंग। ठीक है ना, आप रोजाना रोलर कोस्टर पे बैठे होते हैं, आज ये टेस्ट ठीक आया कि नहीं, आज ये हुआ कि नहीं, एग का साइज नहीं, फॉलिकल का साइज वो कितना हो गया, एग कितने मिले, एम्ब्रियो कितने बने, तो इसलिए यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बनी कि नहीं बनी। तो वो हर रोज
एक रोलर कोस्टर एक राइड नई है, चीज से आप एक गुजरते नई हैं। चीज़ है। तो हमारे सेंटर पे हम बहुत प्यारे तरीके से हम उनके इस सारे सफ़र में साथ साथ होते हैं, उनको तसल्ली भी देते हैं, कोशिश ये करते हैं कि ये इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली ड्रेनिंग ना हो। और इन केस खुदा ना ख्वास्ता किसी का आईवीएफ फेल हो जाता है, उसके बाद क्या कोई ऑप्शन नहीं बचता कंसीव करने का? नहीं, वी कैन ट्राई अगेन, we can आईवीएफ की try हम ट्राई again, कर yes, सकते हैं। we can try ओके again, और as long as they have eggs and as long as they have money, हाँ, एज लॉन्ग एज दे आर विलिंग they're तो हो willing, सकता है। yes, हाँ। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आईवीएफ के? ये हम सिग्नेचर करवाते हैं ना ओके कि अगर जैसे यंग बच्ची है उसको हमने 75 IU ही लगाया है, कभी कभी ओवरी फ्लेयर में चली जाती है। ओके नॉर्मली द साइज ऑफ ओवरी इज दिस मच। ओके जब हाइपर स्टिमुलेट होती है तो इतनी इतनी बड़ी एक ओवरी हो जाती है, ओके और फिर वी हैव फ्लूइड इन द एब्डोमेन, इतना फूल जाता है, लंग्स में पानी पड़ सकता है। दो इट इज नॉट फेटल, मतलब हमने डेथ्स नहीं Death नहीं कभी भी होती। देखी, बट इट्स वेरी पेनफुल जब ये सिंड्रोम हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ओके और ये किसी किसी में होता है, सबको नहीं होता? वेरी रेयर, Okay. हाँ हो जाता है, लेकिन हम बताते हैं पहले, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो यानी कि जो पेपर साइन करवा रहे हैं, अगर कोई वो जैसे हमने बताया कि भैंसें बेच कर आते हैं तो उनको इतनी नहीं पता होगा, आप खुद से उनको बताती हैं कि ये हो सकता है। और ये स्टेप मैं खुद करती हूँ, ओके क्योंकि कल को वो कह दीजिए आपकी इस लड़की हाँ। ने या आपकी इस रिप्रेजेंटेटिव ने या कोऑर्डिनेटर ने ये तो हमें नहीं बताया था, तो मैं अपनी मौजूदगी में अभी तक तो कर रही हूँ, जब नहीं हो सकेगा तब देखेंगे, लेकिन ये कि ये वाला स्टेप जो है ये मैं अपनी मौजूदगी में कराती हूँ। इसके अलावा क्या एथिकल ग्राउंड्स हैं आईवीएफ को लेकर, या जैसे यू आर एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट ऑल्सो, इस हवाले से क्या क्या एथिकल ग्राउंड्स हैं आप समझती हैं एक डॉक्टर को फॉलो करने चाहिए जो शायद हमारे मुल्क में उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता है? बेटे देखें, अगर वो फोर्डिंग नहीं है और उसकी ट्यूब्स बंद है तो मैं जाऊंगी, मेरे मैक्सिमम टाइम जो सर्जरी का हो सकता है वो 5 घंटे हो सकता है। सही, क्योंकि उधर ही ट्यूबोप्लास्टी, उधर ही सब कुछ मैं करके जो जो उसकी ऑप्शंस हैं मैं ऑपरेशन थिएटर में पहले उनको एक्सप्लेन करके उनसे परमिशन लेके फिर मैं थिएटर में लेके जाती हूँ कि मैं आपकी लास्ट ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर लूँगी। टाइम बहुत लगेगा मगर आई विल डू दिस। ओके फिर जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं उनकी पूरी फैमिली को बिठा के सच उनको बता देती हूँ। अच्छा, कि जो भी कंडीशन है आप उनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं दे रहे? नो, ओके आई जस्ट टेल देम कि देखें ट्यूब के हाथ खराब हैं, वो डिस्ट्रॉय उसकी उंगलियां होती हैं, वो अंडा उठाती है, ओके उसकी उंगलियां नहीं है, वो अंडा नहीं उठा सकती। मैंने बहुत कोशिश की है रिपेयर करने की लेकिन लगता नहीं है। ओके अगर मुझे 3 उंगलियां मिल गई हैं एक ट्यूब की, 2 नहीं है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि इट माइट पिक द एग। अगर वो बच्ची छोटी उम्र की हो तो मैं कहती हूँ अभी 2-3 साल आपने जिक्र ही नहीं करना, हो सकता है यही ट्यूब एग उठा ले, तो खुली है ट्यूब, थोड़े से हाथ जख्मी है, हो सकता है रिपेयर हो जाए खुद से। हाँ खुद ही वो उठा ले, एग उठा ले। ओके तो आप डोंट रश, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ओके कुछ लोग तो यकीनन मान जाते हैं और कभी कभी ऐसा पॉसिबल भी हो जाता है कि ऐसे हो जाए, लेकिन अगर टोटली ट्यूब्स बंद है। एक और बात जो एरिया मैं आपके चैनल से मैं लोगों को भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा सिस्टम है ना बॉडी का, ह्यूमन विमेन का, उसमें बॉडी स्ट्रेस के ऊपर चलती है। सही, स्ट्रेस एंड नो स्ट्रेस, 2 कंडीशंस हैं। ओके अगर आप उसको स्ट्रेस देंगे, यानी हर वक्त उसकी प्रेगनेंसी का ही जिक्र हो रहा है, उसके बांझपन का ही जिक्र हो रहा है, ये ट्यूब्स नाराज हो जाती हैं। सीरियसली? यस, दे विल डू दिस, ओके देन दिस, and then they will go at the back of the uterus ओके and they will refuse to pick the egg. यानी कि मेंटल स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को अफेक्ट कर रहा है? Of course, ओके hormones, अगर आप, अब ये एक recognized fact है कि अगर multiple abortions हो रही हैं और कोई रीज़न नहीं मिल रहा, जैसे जेनेटिक टेस्टिंग हो गई वो भी नॉर्मल है,
यूट्रस की शेप भी नॉर्मल है, लेकिन अबॉर्शंस होती चली जा रही हैं। तो ये अब एक रिकग्नाइज साइंटिफिक फैक्ट है। वो कहती हैं जी इसको सिर्फ TLC दें। व्हाट इज TLC? व्हाट इज TLC? TLC वैसे तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है ना आपके ब्लड टेस्ट में, TLC होता है, बट TLC इज टेंडर लविंग केयर। ओह वाओ, टेंडर लव एंड केयर। टेंडर लविंग केयर, ओके, टेंडर लविंग केयर, TLC। तो इसकी ये डॉक्टर कभी कर रहा होता है या घर वाले? बिकॉज इट इज साइंटिफिकली प्रूवन के अगर देखें एक किलर सेल्स होते हैं बॉडी में, और उसके एक सेल्स होते हैं जो उसकी प्रेगनेंसी को आगे लेके चल रहे होते हैं, सपोर्टिव सेल्स होते हैं। अगर हर वक्त क्रिटिसिज्म होगा, हर वक्त स्ट्रेस होगा, तो किलर सेल्स ज्यादा हो जाएंगे बॉडी में। और अगर आपको टेंडर लविंग केयर मिल रही है और आपको कोई स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा, तो सपोर्टिव सेल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो दिस इज अ फैक्ट। तो आप क्या ये कंसल्टेशन इस तरह की प्रोवाइड करती हैं उसकी फैमिलीज को, एक लड़की की फैमिली को या उसके हस्बैंड को? आई डू, मगर बहुत मुश्किल है उनको ये बात। अब वो मुझे जब मैं अल्ट्रासाउंड कर रही होती हूँ, मैं यूजुअली पेशेंट को अलग लेके जाती हूँ, हालांकि मदर इन लॉ, मदर, बहनें, नंदे वो अंदर आना चाहती हैं। तो मैं तन्हाई में पूछ लेती हूँ कि बताओ तुम्हारी सास कितनी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है तुम्हें। तो वो कहती है कि मैडम जो भी कोई डिफेक्ट होगा, डोंट टेल माई इन लॉज। तो और रेयरली ये भी होता है कि वो कहती है कि दे आर वेरी सपोर्टिव, आप जो बात है मेरी सास को बुला के कह दें, मेरे हस्बैंड को, मेरी नंद को बुला के ज्यादातर जब इस तरह के इश्यूज होते हैं, ज्यादातर वो यही कहती हैं कि अगर कोई अभी बात निकली तो आपने सिर्फ मुझे बतानी है, डोंट टेल देम, मैं उनको खुद बताऊंगी। इवन वो यंग भी होती हैं तब भी, अर्ली मैरिजेस होती हैं उसके बाद भी ये प्रेशर शुरू हो जाता है कि 1 महीने के अंदर। तो क्या फिर इस तरह के लोग भी आपके पास IVF के लिए या इन चीज़ों के लिए आते हैं? ऑफ कोर्स। तो फिर आप क्या कहती हैं उनको? मैं उनको कहती हूँ कि बेटे आप, अच्छा फिर एक और बात भी है कि दे रिफ्यूज टू गेट द मेल टेस्टेड। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। इवन हमारे ड्रामा फिल्म भी ऐसी बन चुकी हैं जो हम मानते ही नहीं है कि मेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, वो टेस्ट कराना उनका इतना मुश्किल है। अब वैसे काफ़ी रिकग्निशन आ गई, अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि वो टेस्ट करा के हमसे अकेले मिलना चाहते हैं। ओके। क्योंकि 0 स्पर्म है, स्पर्म ही नहीं है। डॉक्टर तो शायद फील करते हैं वो सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। नहीं, एक्सेप्टेंस की तो बाद की बात है। द गर्ल माइट लीव हिम कि आई एम नॉट गोइंग टू हैव चिल्ड्रन विद दिस मैन, मैं क्यों रहूं उसके साथ, मैं क्यों रहूं इधर। और अगर वो मर्द बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत लविंग है, मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं। वंस देयर वाज अ वेरी प्रिटी गर्ल, इतनी वो प्यारी थी, और हस्बैंड नॉर्मल शक्ल का था और इतना अमीर भी नहीं था, तो 0 स्पर्म्स, बच्ची बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा बेटे 2 ऑप्शंस हैं, उसको अकेली को मैंने पूछा, आइदर यू लिव विद दिस मैन एंड अडॉप्ट अ चाइल्ड, और या फिर तुम टेक अ डिवोर्स एंड मैरी अगेन अगर तुमने अपने बच्चे। तो थोड़ी देर सोच के कहती है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा एज की नहीं थी, जो सोच के कहती है कि मैडम बच्चे तो मैं किसी के ले ही लूँगी, ऐसा खामन नहीं मुझे मिलेगा कभी भी। क्या बात। तो आपको लगता है कि ये चीज़ ख़वातीन में ज़्यादा है? इनकेस अगर खातून का ऐसा कोई मसला हो तो मेल्स जल्दी छोड़ के चले जाते हैं? ख़वातीन ज़्यादातर कोशिश करती हैं, ज़्यादातर उसी मर्द के साथ रहती हैं, और मर्द उसी वक्त दूसरी बीवी ले आता है। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि आपने किसी को बताना नहीं है इनकेस हमारा कोई ऐसा इशू है। तो कौन कौन सी, जैसे आपने बताया कि उसके हस्बैंड का एक ज़्यादा ही मसला था, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें IVF भी काम नहीं करता, या आप कहते हैं कि जैसे आपने उसको ऑप्शन दिया कि आइदर यू लिव दिस मैन और लिव हिम, तो ये किस टाइम पे आप दे सकते हैं? बेटा जब हम टीसा एक प्रोसीजर होता है, ट्रांस एपिडिडिमल स्पर्म इनोकुलेशन, एस्पिरेशन, हम मेल में भी ट्यूब्स होती हैं, अगर वो ब्लॉक्ड हों तो पीछे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं और आगे नहीं आ रहे। तो इस कंडीशन में हम टेस्टिकल्स या एपिडिडिमस में से ट्राई करते हैं कि हमें स्पर्म मिल जाए और हम IVF कर लें, क्योंकि हमें उसमें तो 9-10 जितने एग्स होते हैं उतने ही स्पर्म चाहिए, हमें मिलियंस तो चाहिए नहीं। तो जब हमें टीसा पे या
टेस्टिकुलर मैपिंग पे एक्सप्लोर करते हुए नहीं मिलता कुछ भी, तो फिर हमारे लिए वो फाइनल होता है कि अब कुछ नहीं हो कि सकता। कुछ नहीं हो सकता। वरना तो हमें प्रो न्यूक्लियस भी मिल जाए ना, जो कि पूरा अभी स्पर्मेटेड ही बनाओ, स्पर्मेटोजोआ ना बनाओ, हमें एक न्यूक्लियस ही मिल जाए ना, उससे भी टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है, IVF IVF कर हो सकते सकता हैं, है, यानी कि बहुत रेयर चांस है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में आप IVF नहीं कर सकते, जैसे आपने बताया कि रेयर चांस होता है। रेयर यानी कि हाँ। चांसेस होते हैं लेकिन ज़्यादातर अब मेल इनफर्टिलिटी आ रही है। अच्छा, आप क्या देखती हैं कि जैसे हम देख रहे हैं इनफर्टिलिटी वैसे ही बढ़ चुकी है, अबॉर्शंस हो रहे हैं जी। और हर दूसरे बंदे को यही वाला मसला है, इसमें कज़न मैरिज का रोल है या वैसे ही कुछ डाइट हमारी नहीं ऐसी बेटे, है? इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेल को हम कभी कभी चेक करते थे, ओके। और हमारे पास 10% मेल इनफर्टिलिटी और 90% फीमेल। अब है 55 मेल एंड 45 रियली? फीमेल। यस। सो व्हाट इज द मेन रीजन? मेन रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारे जो इम्प्योरिटीज़ इन एटमॉस्फेयर। ओके। जैसे आपको मैं हैरान कुन बात है कि ये जो स्मॉग है ना, जिसको हम कहते हैं चलो स्मॉग है कोई बात नहीं, ये स्मॉग जो है ये हार्मोन डिसरप्टर है। रियली? क्योंकि ये कारपेट इंडस्ट्री, ये प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो फ्यूम्स हैं, डाइऑक्सोन्स हैं, वो इसके अंदर होते हैं, और ये क्या करते हैं कि दे एंटर द बॉडी and they transform into xenoestrogens which are very strong estrogens। ओके। ठीक है। और इसके अलावा ये बॉडी स्प्रेज, एयर बॉडी फ्रेशनर्स, स्प्रेज? यस, लोशंस, टूथपेस्ट, देन ऑल द मेकअप। मेकअप? रियली? यस, सो मेकअप इज अ cause of infertility? कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। Really? यस। It's a news for me. एंड देन Okay. यूज ऑफ प्लास्टिक्स। अगर प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी फ्रिज में रख रहे हैं, क्लिंग फिल्म प्लास्टिक की खाने पे लगा रहे हैं, बचा हुआ खाना आप प्लास्टिक के डब्बों में डाल के फ्रिज में रख रहे हैं, और टी बैग के ऊपर गरम गरम पानी डाल के पी रहे हैं, दे कंटेन प्लास्टिक्स। आप अगर किसी भी फॉरेन ब्रांड की कॉफ़ी लें और आपको लगे मैं तो गत्ते के ग्लास में पी रही हूँ, गत्ते के अंदर भी एक प्लास्टिक लाइनिंग है। ओके, जो ये पेपर ग्लास, ये बातें सब गलत है? नो, ऐसा कुछ नहीं होता? अदरवाइज वो तो लीक कर जाएगा ना। मैं भी यही सोचती हूँ कि गत्ते का अगर है तो लीक क्यों नहीं कर रहा? और फिर जो ये थर्मोपोर के ग्लासों में हम शादियों पे इतनी चाय पी रहे होते हैं, थर्मोपोर के डब्बों में हमें खाना बिरयानियाँ आती हैं, एग्जैक्टली। दे ऑल हैव प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स पे माइक्रो प्लास्टिक्स खा रहे हैं आप पॉलिएस्टर की रजाइयाँ जब लेके सोते हैं तो पॉलिएस्टर आप इनहेल कर रहे हैं, तकियों में से इनहेल कर रहे हैं, आपकी जूतियाँ रबर की हैं, आपके पॉलिएस्टर के ट्राउजर्स हैं, अंडरगारमेंट्स पॉलिएस्टर के हैं, तो एक्रेलिक के हैं। ये सारे रीजंस इनफर्टिलिटी का For कॉज हैं। infertility, और स्पेशली yes. मुझे तो ये सुन के हैरानी हुई कि इवन बॉडी स्प्रेज या परफ्यूम्स हम यूज कर रहे हैं, मेकअप Yes. यूज कर रहे हैं, वो भी Yes. इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है, और मेल इसलिए फीमेल होता दोनों है, में। इसलिए होता है मेल फीमेल दोनों में, इसलिए होता है कि शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए दे पुट पैराबेन्स इनटू इट, ओके। and to give a little very good smell, अरोमा। they put phthalates. Phthalates and parabens both are xenoestrogens, they are hormone disruptors. ओके। और ये पूरे आपने नोट किया होगा, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, लेकिन जो ये ड्रेस डिजाइनर्स और ये जो मेकअप आर्टिस्ट वो औरतों की तरह चलना शुरू हो जाते हैं, औरतों की तरह बातें करना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसे? इसलिए कि वो सारा वक्त उन फ्यूम्स में हैं जो xenoestrogen तो बनती उनके है बॉडी में, हार्मोन्स खुद से चेंज हो जाते हैं? चेंज इनटू फीमेल Really? हार्मोन्स। ओके, तो इसकी वजह से भी ये आप हमारे जितने स्ट्रॉन्ग अपने ऊपर वो लेंगे और लोशंस लगाएंगे लोशंस, और क्रीम्स, मेकअप करेंगे, अब तो वो लोग तो मेल्स भी बहुत मेकअप कर रहे हैं। क्रीम्स इवन लगा रहे हैं, शैम्पूज लगा रहे हैं। अच्छा, मैं यही पढ़ी थी एक दिन के पैराबेन फ्री, पैराबेन, मुझे नहीं पता था उस वक्त के पैराबेन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जितना भी हमारा लाइफस्टाइल है तो सारा ही एक हमें उस तरफ लेके जा रहा हाँ, है। और अमेरिका में भी ये सब कुछ
कोई अच्छे स्टैंडर्ड के कॉस्मेटिक्स नहीं है। जो अमेरिकन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है दैट इज़ ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस, वहाँ पे भी कोई चेक नहीं है ऑन थैलेट्स, ऑन पैराबेन्स, ऑन एनीथिंग। और वो कहते हैं कि जी ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है और हम नहीं किसी को बताएंगे। परफ्यूम्स का तो वो बिल्कुल ही नहीं बताते इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। वो कहते हैं कि जी ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग वो है, सीक्रेट है। यूरोप में फिर भी कुछ उन्होंने स्ट्रिक्टनेस की हुई है कि अगर ऑर्गेनिक है तो वो वाकई ऑर्गेनिक है, और अगर उसमें थैलेट्स और पैराबेन्स नहीं है तो वो वाकई, और वो कुछ कम कीमत भी है एज कम्पेयर टू यूएस वाले जो है। अच्छा, हम बड़े खुश हो के बाहर से चीज़ें मंगवा लेते हैं कि जो मेकअप है ये इम्पोर्टेड है तो ये अच्छा ही होगा, तो उसमें भी वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ हमें आम लोकल मेकअप में मिलती हैं। बिल्कुल। तो मेकअप से आप क्या कहती हैं, फिर अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए मेकअप से, परफ्यूम जब से मुझे ये सारी बातें पता चली हैं, कैन यू बिलीव आई यूज़ प्योर कोकोनट ऑयल जो मेरे गांव से आता है। मेरी वो जो कोलू के बैल वो जो निकालते हैं, तो वहाँ से मैं कोकोनट ऑयल मंगवाती हूँ एंड आई पुट ऑन माई बॉडी, ऑन माई इवन ऑन माई फेस। तो मैंने कभी भी कोई और मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, कई साल हो गए हैं, और अभी भी मैंने कोकोनट ऑयल लगाया। ओह वाओ, योर स्किन इज शाइनिंग। तो जितना हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाते हैं हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, और हमारे जो इंटरनल जो भी मामलात हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है। कोई डाइट भी आप लोगों को एडवाइस करती हैं, जैसे आप हम कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, इनफर्टिलिटी है, तो कोई डाइट का भी होता है इसके अंदर? बेटे ये जो ब्राउन ब्रेड का शोशा छोड़ा हुआ है ना, वो छोड़ दें प्लीज़। ब्रेड तो वैसे ही वाइट फ्लावर की होती है और उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी हैं। ब्राउन ब्रेड का एक फ्रॉड है, उसके अंदर सिर्फ ब्राउन कलर डाला होता है और उसमें केमिकल्स डले होते हैं। कोई भी बेकरी की चीज़ जो आपने घर में नहीं बनाई, दे ऑल हैव केमिकल्स। ओके, ठीक है। बाहर के खाने या मज़ेदार चीज़ें, इन सब के अंदर केमिकल टेस्ट एनहांसर्स हैं, वो फिर हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, सब के सब। जो भी चीज़ आप पैकेट में लेंगे उसमें प्रिजर्वेटिव जिसमें डला हुआ है वो हार्मोन डिसरप्टर है, चाहे वो इनफर्टिलिटी करेगा। इसमें कैलोरीज नहीं है, बेशक आप चिप्स खा लें, बेशक आप कुछ और चीज़ ले लें, जो भी आपको बॉटल में पैक मिलेगी विद प्रिजर्वेटिव या जो आपको पैकेट में मिलेगा विद प्रिजर्वेटिव इज अ हार्मोन डिसरप्टर एंड इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी and menstrual disorders also. आजकल PCOS ये सारी चीजें बहुत फैल चुकी हैं, और इसका मेजर कॉज PCOS, endometriosis, fibroids, you name it. जो भी बीमारियां औरतों की हैं, they are due to our mostly due to the lifestyle not and even diet. females, not just females, males में भी इन्हीं चीजों की वजह दोनों के पास मैं कह रही हूँ। और एक नेचुरल हार्मोन है मेलेटोनिन, जो सिक्रीट होता है इशा से लेके तहज्जुद तक। बट इफ यू आर स्लीपिंग, इफ यू यूजिंग योर फोन, तब नहीं होगा। अगर आप जाग रहे हैं किसी भी रीजन से, इट विल नॉट बी सीक्रेटेड। तो उसकी वजह से आपके हार्मोन डिस्टर्ब, सारी ओवरीज को और स्पर्मेटोजोआ को और फर्टिलिटी को और हर चीज को कंट्रोल ही मेलेटोनिन कर। रात का सोना बहुत जरूरी है, यानी आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है इशा से तहज्जुद तक। अगर आप जाग रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। ओके, यानी कि हमें अपना लाइफस्टाइल पहले बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके बाद हम जाके प्रोसीजर्स की तरफ जाएं। कि आपके कहने का मतलब है प्रोसीजर्स भी तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते। एग्जैक्टली। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बहुत थोड़े से टाइम में हमें इतनी चीज़ों के बारे में अवेयर किया। इवन मेरे लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी, आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी होंगी। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट भी हम आपको किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ जो कि ऑडियंस के साथ रिलेटेबल हो, जो कि हमें फ़ायदा पहुंचा सके, ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, और आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। हमारे हर पॉडकास्ट में जो भी डॉक्टर आता है वो पहले ही लाइफस्टाइल के ऊपर ज़रूर एम्फसिस करते हैं कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, और जो पहले बाप दादा या जो हमारे एंसेस्टर सिखाते थे उन चीज़ों की तरफ अगर हम चले जाएं तो हमारी बहुत सी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। सो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।